ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक करना है वो है लॉस फंक्शंस और एक्टिवेशन फंक्शंस, जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज होते हैं। लॉस फंक्शन ने ये बताना है कि जो भी आपके पैरामीटर्स हैं मशीन लर्निंग मॉडल के, वो कितने सूटेबल हैं या कितने अनसूटेबल हैं। जितने वो पैरामीटर्स अनसूटेबल हैं, जितने वो ख़राब हैं, उतना ही लॉस फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, और जितने वो पैरामीटर्स अच्छे हैं उतने लॉस फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। तो लॉस फंक्शंस के को मिनिमाइज करके हम लोग अच्छे पैरामीटर्स की तलाश करेंगे। और एक्टिवेशन फंक्शंस, अभी तक तुमने एक्टिवेशन फंक्शन का नाम भी नहीं लिया था कि एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है। जब हम परसेप्ट्रॉन पढ़ रहे थे तो परसेप्ट्रॉन का जो थ्रेशहोल्ड फंक्शन था, यानी W ट्रांसपोज X प्लस बायस करते थे और इस वैल्यू को थ्रेशहोल्ड करते थे। ये थ्रेशहोल्डिंग एक फंक्शन था। ये फैसला करता था कि न्यूरॉन ने 1 आउटपुट करना है कि 0 आउटपुट करना है, यानी क्या आपके न्यूरॉन ने एक्टिवेट होना है, फायर करना है या नहीं करना। तो ये थ्रेशहोल्ड फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन था। आज हम कुछ और एक्टिवेशन फंक्शंस भी देखेंगे थ्रेशहोल्डिंग के अलावा, जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपने एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम अब अगले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन नहीं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले वी नीड टू स्टडी कि ग्रेडियंट कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। ये अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, डेरिवेटिव्स निकालना आते हैं, तो दैट्स डन। वी नीड टू नो कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या एल्गोरिथम है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। वी आर डन विद दिस। सो आज के लेक्चर्स में हम ये चीज़ें देखेंगे कि लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, और इफ़ टाइम परमिट्स तो ये देखेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस किस किस्म के यूज़ किए जा सकते हैं थ्रेशहोल्डिंग के अलावा। नोटेशन कुछ देख लेते हैं। अगर तो मैंने लोअर केस x लिखा हुआ है, लोअर केस x, और वो एक रियल नंबर है, इसे कहेंगे यूनिवेरिएट इनपुट। ठीक है, बस एक इट्स जस्ट वन नंबर, यूनिवेरिएट इनपुट। लेकिन अगर आपकी इनपुट एक वेक्टर है, मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, और वो डी डिमेंशनल रियल नंबर स्पेस में लाई करता है, यानी इसके अंदर x1 है, x2 है, xd तक, ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स, इसको कहेंगे मल्टीवेरिएट इनपुट। ठीक है, इसी तरह टारगेट्स के साथ आपका टारगेट जो है वो यूनिवेरिएट हो सकता है, एक नंबर, या आपका टारगेट मल्टीवेरिएट हो सकता है, k नंबर्स का वेक्टर। इसी तरह आउटपुट्स के साथ है, आपके नेटवर्क की या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की आउटपुट एक यूनिट हो सकता है, रियल नंबर जो आउटपुट कर रहा हो, या फिर वो मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं। के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका डिजायर्ड टारगेट k डिमेंशनल है तो आपकी आउटपुट भी k डिमेंशनल होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनके लिए सेम रखा। और थीटा से मैं डिनोट करूंगा जितने भी मेरे मॉडल के जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे ऑल लर्नेबल पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले न्यूरॉन का पहला वेट, पहले न्यूरॉन का दूसरा वेट, सो ऑन, दूसरे न्यूरॉन का पहला वेट, दूसरे न्यूरॉन का दूसरा वेट, सो ऑन, तीसरे न्यूरॉन का पहला वेट, सो ऑन। आई डोंट नो, लेट्स से आपके ओवरऑल 100 यूनिट्स थे, 100 न्यूरॉन्स थे, 100 परसेप्ट्रॉन्स थे, तो 100वें का पहला वेट एंड सो ऑन। ठीक है, फिर सारे के सारे बायसेस, जितने भी बायस थे, पहले का दूसरे के जितने भी बायसेस थे, जितने भी पैरामीटर्स हैं जो आपने लर्न करने हैं, आपने अपने मॉडल को कहना है कि एडजस्ट करो इनको, ताकि मैं जब इनपुट्स दूं तो टारगेट्स जैसी आउटपुट्स आए, वो सारों को मैं थीटा से डिनोट करूंगा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने एक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास फंक्शन की वैल्यूज, यानी
लेट्स कंस्ट्रक्ट एन एग्जांपल कि आपके पास x1 की कोई एक वैल्यू है और उस वैल्यू पे जो टारगेट है t1 उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह कोई और x2 है और उस पे टारगेट की वैल्यू ये है t2, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, x3 हो सकता है यहाँ पे हो, x3 यहाँ पे और इस पे टारगेट की वैल्यू ये हो, ठीक है। x4 हो सकता है यहाँ पे हो, सॉरी, x4 इधर हो और यहाँ पे टारगेट की वैल्यू ये हो, एंड सो ऑन। सो आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ओवरऑल आपके पास n ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं, कैपिटल N ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं। और आप ये चाहते हैं कि आपका जो मॉडल है, जब उसको मैं x1 की वैल्यू दूं तो मॉडल भी t1 के पास आंसर दे, जब मैं x2 इनपुट करूं तो मॉडल भी t2 के पास आंसर करे, यानी इस तरह का फंक्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो रहा हो। अब इन रियलिटी ये होगा कि हो सकता है आपका मॉडल जो है, जब आप उसको x1 दें तो वो y1 आउटपुट कर रहा हो, जब आप उसको x2 दें तो वो y2 आउटपुट कर रहा हो, जब आप उसको x4 दें तो वो y4 आउटपुट कर रहा हो, जब आप उसको x3 दें तो लेट्स से वो y3 आउटपुट कर रहा हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम एक लॉस डिफाइन कर सकते हैं, और वो लॉस, ये वाली वैल्यूज, एक तरीका जो है लॉस का वो है कि ये वाले जो डिस्टेंसेस हैं, ये वाले डिस्टेंसेस, इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो भी डिफरेंस है y और t का, उनको ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंसेस को ऐड करेंगे तो नोट करें कि 2 दफ़ा ये डिफरेंस जो है, अगर y1 माइनस t1 करूं मैं, y1 माइनस t1, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि y1 छोटा था, ठीक है। तो होगा ये कि ये जो भी हमारा लॉस है, ये इस केस में नेगेटिव में आ जाएगा, इस केस में ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इस केस में ये फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा, y बड़ा है, और इस केस में लॉस नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव लॉसेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लग जाएंगे, और इवन दो ये y वैल्यूज t वैल्यूज से फर्क हैं, लेकिन चूंकि ये कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको लॉस कम लगेगा जितना एक्चुअली है। इसलिए आप यहाँ पे स्क्वेयर्ड लॉस यूज करते हैं, यानी हमारा जो लॉस फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि जितना भी डिफरेंस है, जितना भी डिफरेंस है आउटपुट में और डिजायर्ड टारगेट में, उसका स्क्वायर ले लें आप। स्क्वायर जब करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए कुछ कैंसिलेशन नहीं अब होगी। तो इसका स्क्वायर कर दें और तमाम एग्जांपल्स पे ये स्क्वायर्ड वैल्यूज को सम कर दें, ये एक नंबर आ जाएगा। जितनी मर्जी ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी, स्क्वायर्ड डिफरेंसेस को आप सम कर दें। और अभी थोड़ी देर के लिए इस हाफ को आप इग्नोर कर दें, ये हाफ आप ना भी डालें तो आपका लॉस फंक्शन ठीक है, मशीन लर्निंग आपका मॉडल ठीक ट्रेन हो जाएगा। तो बाद में इस हाफ पे आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस भी कहते हैं और सम स्क्वायर्ड एरर भी कहते हैं, क्योंकि मैं एरर को लेता हूं जो कि yn माइनस tn था, उसको स्क्वायर करता हूं और फिर उन सब का सम कर देता हूं, और चूंकि मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ था इसे मैं यहां हाफ भी कह देता हूं। ये हाफ कभी होता है कभी नहीं होता, यूजुअली ये हाफ होता है, राइट। तो इसको हम SSE कहेंगे, सम स्क्वायर्ड एरर, हाफ सम स्क्वायर्ड एरर। इसको L2 लॉस भी कहते हैं, क्योंकि अगर वेक्टर्स की जुबान में देखा जाए तो ये L2 नॉर्म है किसी वेक्टर का। जब भी आप डिफरेंसेस का स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये L2 नॉर्म इसको कहा जाता है, तो इसको L2 लॉस भी कहते हैं। ये मैं
ओके, तो ये तो हो गया यूनिवेरिएट। अगर आपकी मल्टीवेरिएट है, इनपुट्स भी आउटपुट्स भी और टारगेट्स भी, तो ये जिसको मैं वाई एन कह रहा हूँ, ये असल में क्या है? वाई एन में के वैल्यूज़ पड़ी होंगी, वेक्टर होगा। टी एन में के वैल्यूज़ पड़ी होंगी, ये भी वेक्टर होगा। और ये जब मैंने इन दो वेक्टर्स के डिफरेंस का स्क्वायर्ड नॉर्म लिया हुआ है, ये असल में तो ऐसे लिखा जाएगा, हाफ एन इक्वल्स 1 से लेके सारी की सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स। उसके बाद ये नॉर्म अब मैं खोल रहा हूँ। नॉर्म इस तरह खुलेगा कि जो भी साइज था वेक्टर का, जो कि के डिमेंशनल हमने कहा था पिछली स्लाइड पे, और फिर यहाँ पे हम करेंगे वाई एन की केथ वैल्यू माइनस टी एन की केथ वैल्यू और उनका एरर जो भी आता है उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो मैंने सम स्क्वायर्ड लिखा है, दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं कहता हूं कि दो वेक्टर्स थे और उनके डिफरेंस के का नॉर्म स्क्वायर्ड नॉर्म लिया हुआ, वही है, सम स्क्वायर्ड एरर ही है हर टर्म का। ठीक है, तो हमारे पास अपने रिग्रेशन करने वाले मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए लॉस फंक्शन अब हमने पढ़ लिया कि अगर आपने रिग्रेशन करनी है, आपका मॉडल ट्रेन करना है, उसको सजा देनी है आपने, अगर उसके पैरामीटर्स गलत हैं तो सजा देने का तरीका है सम स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, या L2 लॉस। यहां पे अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए। आगे चलें। सर इस फंक्शन में अगर हम स्क्वायर की जगह सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें तो इससे भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा होगा जी बिल्कुल एरर होगा, में। बिल्कुल होगा। सो सवाल ये है कि अगर यहाँ स्क्वायर करने की बजाय मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता, वाई एन माइनस टी एन एब्सोल्यूट वैल्यू, और इनको सम कर लेता, तो इसको कहते हैं L1 लॉस, क्योंकि ये L1 नॉर्म है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब कंप्यूट करते हैं तो इसको L1, सो बिल्कुल। और देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग जो L1 लॉस को मिनिमाइज करती है और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो द आंसर इज यस, वो भी कर सकते थे आप। ठीक है, ओके। ओके सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कब हमने L1 यूज करना है और कब L2? फॉर नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन L2। इसका चलें एक फैसला इस तरह भी कर लेना, L1 लॉस जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब सम स्क्वायर्ड एरर, ये जो मैंने लेफ्ट पे टर्म लिखी हुई है L2 लॉस वाली, ये डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव आप कंप्यूट कर सकते हैं। L1 लॉस जो है ये भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, कुछ जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं रहता ये। लेकिन देखिए फॉर नाउ मैं इन चीज़ों में अभी घुसना नहीं चाह रहा। लेट्स जस्ट स्टे विद L2 लॉस, ताकि हम L2 लॉस के साथ कई चीज़ें सीख लेंगे, वो सारी चीज़ें अप्लाई करती होंगी L1 लॉस के साथ भी। तो सो लेट्स लर्न द होल प्रोसेस विद L2 लॉस, और जब एट एडवांस स्टेजेस यू कैन डिसाइड लेटर कि L1 लॉस चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके सर। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम प्रोबेबिलिटी का और नेचुरल लॉग का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। जिसको आप लॉगरिदम फंक्शन कहते हैं, नोटिस कि वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपके पास यहाँ पे लॉग एक्स का फंक्शन प्लॉट हुआ है, एंड यू कैन सी कि जब x इंक्रीज करता है तो आपका लॉग फंक्शन भी इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा।
ठीक है। सो इसे कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, कि अपनी आर्ग्यूमेंट अपनी इनपुट के हिसाब से जब वो इनपुट इंक्रीज होती है तो लॉग फंक्शन भी इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता। हो सकता है बराबर रह ले लेकिन डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट ये तो बस इंक्रीज होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके फाइन, ये बात कवर हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ये हमें पहले से पता है। अब लॉग फंक्शन को ही देखते हैं बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। और यहां पे मैंने फिर से लॉग फंक्शन ही किया, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनपुट की है। यानी एक लॉग फंक्शन है जिसकी इनपुट 0 से 1 के बीच में आ रही है, विच मीन्स कि मेरे जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वही फंक्शन है जो लेफ्ट पे है, लेकिन मैंने जूम इन किया हुआ है कि मैं उसकी वैल्यू सिर्फ 0 से 1 तक देख रहा हूँ। आप लोगों ने अपनी रेसिटेशन नंबर 2 में देखा होगा कि मैटप्लॉटलिब की शायद रेसिटेशन थी जिसमें एक फंक्शन आप प्लॉट कर सकते हैं और फंक्शन को जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई करें खुद कि एक फंक्शन आप प्लॉट करें लॉग का और उसको जूम इन करके देखें 0 से 1 तक, एंड यूल सी कि इस तरह की वैल्यू आती है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि लॉग फंक्शन की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 वो हमेशा नेगेटिव है, यानी 1 पे लॉग फंक्शन की वैल्यू इज 0 और 0 पे लॉग फंक्शन की वैल्यू -∞ की तरफ चली जाती है एसिम्प्टोटिकली, ठीक है। सो द लॉग फंक्शन इज नेगेटिव फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, ओके। इसका मतलब है कि अगर मैं लॉग फंक्शन का नेगेटिव ले लूं माइनस ऑफ द लॉग फंक्शन, ये फिर पॉजिटिव होगा फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, ठीक है। इनफैक्ट ये इस मिडल में जो ब्लू कर्व है उसी को फ्लिप किया होगा, ठीक है, माइनस लॉग। सो हियर इज माई माइनस लॉग फंक्शन, लेकिन जब इसकी इनपुट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है और दिस गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है जब 0 है प्रोबेबिलिटी है, और 0 को टच करता है, इट बिकम्स 0 जब आपके पास जब आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये जो बिहेवियर है नेगेटिव लॉस फंक्शन का, इसको हम यूज करेंगे और अब हम कहेंगे कि हम अपना जो लॉस फंक्शन है वो ये नेगेटिव लॉग रख सकते हैं। यानी जब भी मेरे पास जो काम मैं करना चाहता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए तो मैं कहूंगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 है, मैं कहूंगा मेरा लॉस 0 हो गया। यानी जब मैं जो काम मैं करना चाहता था जब वो हो जाए तो मेरा लॉस 0 हो जाएगा, और जब जो काम मैं करना चाहता था उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो गई है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा लॉस को इन्फिनिट कर दो, बहुत ज़्यादा लॉस कर दो, ठीक है, ताकि सज़ा मिले, ठीक है। तो ये वो बिहेवियर है जो अब मैं आगे लेके जाऊँगा। अगली चंद स्लाइड्स में हम ये वाला लॉस फंक्शन यूज़ करेंगे, इसके थ्रू लॉस डिफाइन करेंगे। इस पे कोई सवाल जी नहीं है तो मुझे बता दें, मैं आगे चलूं। ओके आगे चलते हैं। ओके, ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन पे आने लगे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे आने लगे हैं। पिछला जो लॉसेस थे सम स्क्वेयर्ड एरर वाले वो रिग्रेशन के लिए थे, क्लासिफिकेशन के लिए हम फ़र्क लॉसेस लेके आते हैं। और सबसे पहले हम देखने लगे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, 2 क्लास क्लासिफिकेशन। फॉर 2 क्लास क्लासिफिकेशन टारगेट्स कैन बी बाइनरी, यानी अगर nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल xn इफ इट बिलोंग्स टू क्लास 0 तो हम
अगर उसके टारगेट की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे xn बिलोंग्स टू क्लास C0। अगर xn के कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू द अदर क्लास 1। ठीक है, तो हमारी 2 क्लासेस है सिर्फ। ठीक है, इसको ऐसे देख लें कि आपके पास 2 क्लासेस हैं। एक साइड को आप कह दें कि लेट्स से ये क्लास 0 है, दूसरी को कह दें लेट्स से ये क्लास 1। ये हमारी सिंपल प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, और हम ये बाउंड्री लर्न करना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छी कौन सी बाउंड्री है जो क्लास 0 क्लास 1 को सेपरेट करती होगी। अब हम किस तरह से ये अचीव करने लगे? ये तो थे हमारे टारगेट्स, ये तो ट्रेनिंग सेट आपने दिया होगा कि इन इनपुट्स पे ये टारगेट होना चाहिए, इन इनपुट्स पे ये टारगेट होना चाहिए। जो तीसरी चीज है वो है आपके मॉडल की आउटपुट। nth ट्रेनिंग एग्जांपल पे आपका मॉडल जो आउटपुट करता है उसको मैं yn कहने लगा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मॉडल की आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर ये पॉसिबल हो कि मेरे मॉडल की आउटपुट 0 and 1 के बीच में आती हो, तो फिर तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि मेरा मॉडल जो आउटपुट कर रहा है वो एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी 0 और 1 के बीच में होती है। तो मैं yn को एक प्रोबेबिलिटी कंसिडर करूंगा। ठीक है, लेकिन कौन सी प्रोबेबिलिटी? मैं उसको धक्के से खुद ये इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि जो भी ये yn नंबर निकला है 0 से 1 के बीच में, ये प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो xn इनपुट थी वो क्लास 1 को बिलोंग करती थी। क्या प्रोबेबिलिटी है? दैट xn बिलोंग्स टू क्लास 1। ठीक है, तो फॉर्मली दिस इज व्हाट वी मीन। yn, if it lies between 0 and 1, we will consider it to be the probability of class 1 given example xn। अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 के करीब है तो हम कह रहे हैं कि अच्छा xn, या इनफैक्ट अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है, अगर आपने फैसला करना है, और मैं आपको बताता हूं कि yn जो मेरे पास आंसर आया है वो 0.55 आ गया है। अब मैं आपसे कहता हूं बताएं जी फिर xn कौन सी क्लास में है, तो आप क्या कहेंगे? कोई आंसर दे सकता है मुझे? xn के बारे में आप क्या फैसला करेंगे? मैंने कहा फैसला करना ही करना है। अब एनीवन? एनीवन? क्लास 1 में। आप फैसला कर देंगे क्लास 1 में, क्यों? सर 0-1 के बीच पे हम इनको अरेंज कर रहे हैं ना, तो अगर मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली करना है तो मैं इसको 1 के करीब करूंगी। ठीक है, मेरी रीजनिंग ये होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन xn वो 0.55 आ गई है, क्योंकि मैं इसको ये वाली प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 क्या आई है? 2 ही तो 0.45 आ गई होगी, 1 माइनस 0.55 है ना जी, क्योंकि 2 क्लासेस में हो सकते थे। और चूंकि पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ गई है, अगर आपने फैसला करना ही है अभी तो आप कहेंगे यार ये क्लास 1 का पॉइंट है, क्लास 0 का पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गई ना, हमारा मकसद क्लासिफिकेशन था, हो गई। ओके, तो ये बात तो हो गई कि दूसरी क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 1 माइनस yn होगा। आइडियली ट्रेनिंग के दौरान हम क्या चाहेंगे? अगर आपका ट्रेनिंग पॉइंट क्लास 1 का ट्रेनिंग पॉइंट था तो आप चाहेंगे कि yn की वैल्यू 1 के पास आए, ये 0.55 ना आए, 0.65 ना आए, 0.95 आए, 1 ही आ जाए। यानी इतना अच्छा आपका क्लासिफायर हो कि जब भी क्लास 1 का पॉइंट आए तो आपका मॉडल जो आउटपुट प्रोबेबिलिटी आउटपुट करे वो कहे कि प्रोबेबिलिटी कि ये पॉइंट क्लास 1 का है वो 1 के करीब है। और अगर आपका पॉइंट क्लास 0 का था, ट्रेनिंग पॉइंट, आपको पता है कि ये ट्रेनिंग डेटा में ये क्लास 0 का पॉइंट है, तो आप चाहेंगे कि ऐसे पॉइंट्स पे 1 माइनस yn यानी क्लास 0 वाली प्रोबेबिलिटी ये 1 के करीब हो। यानी जौन सी भी आपकी सही क्लास है, ये मैं लिख देता हूं, आप चाहेंगे
कि सही क्लास की प्रोबेबिलिटी, सही क्लास की प्रोबेबिलिटी शुड बी क्लोज टू 1, इनफैक्ट शुड बी 1। मैं तो ये चाहूंगा सही क्लास की प्रोबेबिलिटी 1 आए। और क्योंकि यहां तो आप कहते थे ना प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, मैं अगर प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव लॉग में से गुजार दूं, नेगेटिव लॉग, रिमेंबर नेगेटिव लॉग ऐसा फंक्शन था जो 1 प्रोबेबिलिटी पे 0 आंसर देता था और 0 प्रोबेबिलिटी पे इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ आंसर देता था। तो मैं हमेशा ये चाह रहा हूं कि मेरी सही क्लास की प्रोबेबिलिटी ये आती रहे, 1 के करीब आती रहे, ठीक है। विच मीन्स कि मैं चाहूँगा कि नेगेटिव लॉग yn अगर तो मेरा डेटा पॉइंट क्लास 1 का डेटा पॉइंट था, और ये बोल्ड होना चाहिए था वैसे, बाय द वे टाइपो है, अगर मेरा डेटा पॉइंट क्लास 1 का डेटा पॉइंट था तो मैं चाहूँगा कि नेगेटिव लॉग ऑफ क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी ये 0 हो। अगर मेरा डेटा पॉइंट क्लास 0 का पॉइंट था तो मैं चाहूँगा कि नेगेटिव लॉग ऑफ क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी, अगेन सही क्लास की प्रोबेबिलिटी, शुड बी नेगेटिव लॉग ऑफ सही क्लास की प्रोबेबिलिटी शुड बी 0। दोनों केसेस में मैं 0 की तरफ गया, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा जो टारगेट है वो क्लास 0 है या क्लास 1 है, ठीक है, मैं या तो अगर तो क्लास 1 है टारगेट तो फिर मैं कहूँगा ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 होनी चाहिए, और अगर क्लास 2 टारगेट था तो मैं कहूँगा ये वाली, यानी क्लास 0, तो मैं कहूँगा ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये वाला नेगेटिव लॉस, ये वाली टर्म शुड बी 0, ठीक है। और जितना ये 0 से दूर होगी, जितना भी ये टर्म 0 से दूर होगी उतना ही लॉस होगा, ठीक है, यानी ये टर्म ही लॉस है। यहां तक कोई सवाल? इसको बल्कि अभी इसको ना लॉस फंक्शन के अंदर डाल के देखते हैं, इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा शायद वहां से क्लियर हो जाए। यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन, जब सिर्फ 2 क्लासेस हैं आपके पास, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आपने टारगेट को देखना है। अगर ये टारगेट या तो क्लास 0 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या कह रहा होगा कि नहीं ये क्लास 1 का पॉइंट है, और आपने टारगेट को देख के सिर्फ पिक करने में कि वो कौन से वाला लॉस उठाना है। जो रेलेवेंट लॉस जिसको मैं कह रहा हूं वो या तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी होगा, yn कहना चाहिए मुझे, लेट मी राइट दिस अगेन। आपका जो लॉस है वो या तो नेगेटिव लॉग होगा क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी, या वो नेगेटिव लॉग होगा क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने सिर्फ फैसला करना है इनमें से उठाना कौन सा है, सही क्लास वाला उठाना है। सही क्लास कौन सी थी, ठीक है, वो tn बता रहा है कौन सी क्लास थी। तो हम अपना लॉस अब ऐसे लिखने लगे हैं, मैं हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे जाऊंगा, सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स देखूंगा, सारों पे जो लॉसेस आते हैं उनको सम कर दूंगा, लॉस आ कैसे रहे हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल पे गया, मैं nth एग्जाम्पल पे गया, tn या 0 होगा या 1 होगा। इसका मतलब है ये जो 2 टर्म्स हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो 2 टर्म्स हैं क्या ये दोनों 1 हो सकती हैं या ये दोनों 0 हो सकती हैं? सर एट अ टाइम को एक 1 होगी, एट अ टाइम को एक 1 होगी, दूसरी 0 होगी। अगर tn 1 है तो ये पहले वाली टर्म सेलेक्ट हो जाएगी, अगर tn 0 है तो ये दूसरे वाली टर्म सेलेक्ट हो जाएगी,
और उन टर्म्स में लिखा क्या हुआ है, एक में log y लिखा हुआ है, एक में log 1 माइनस वाई लिखा हुआ है, यानी उन क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज के लॉस का लॉग, और जो माइनस साइन था वो बाहर आया हुआ है। तो असल में एग्जैक्टली वही हो रहा है कि मैं सिर्फ सही क्लास का जो लॉस बनता है उसको पिक कर रहा हूं हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, और फिर उन सारों को ऐड कर रहा हूं। दैट्स इट। इस लॉस फंक्शन को क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहते हैं, क्रॉस एंट्रोपी। और चूंकि ये सिर्फ 2 क्लासेस में पिक करना था मैंने, तो इसको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहते हैं। क्रॉस एंट्रोपी हमने असल में एंट्रोपी नहीं पढ़ी इस कोर्स में, लेकिन एंट्रोपी की जो एक्सप्रेशन होती है वो इस किस्म की एक्सप्रेशन होती है जिसमें नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है। ठीक है, तो ये जो एंट्रोपी की टर्म आई है ना, ये इस वजह से आई क्योंकि एंट्रोपी की एक्सप्रेशन में नेगेटिव लॉग ऑफ सम प्रोबेबिलिटी इस तरह की एक्सप्रेशन होती है, इसलिए इसका नाम एंट्रोपी है। अगर आप डर गए हो इस नाम से कि ये कहाँ से आ गया, इस वजह से इसको क्रॉस एंट्रोपी कहते हैं। तो जस्ट लाइक रिग्रेशन के जो लॉसेस थे, जो सम स्क्वेयर्ड एरर वाले लॉसेस थे, मैं उस स्लाइड पे कहना भूल गया, पर उनको भी आपने वेरीफाई करना है कि जो यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट के जो लॉसेस थे, यू हैव टू वेरीफाई। मैं बल्कि चला जाता हूँ स्लाइड पे। यूनिवेरिएट रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन के जो सम स्क्वेयर्ड एरर वाले लॉसेस थे, यू नीड टू वेरीफाई कि ये दोनों लॉस 0 होंगे जब आउटपुट्स और टारगेट्स y और t जब बिल्कुल मैच करते हो तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए। और अगर वो मैच नहीं करते तो ये वेरीफाई करना है आपने कि दोनों लॉसेस ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। सिमिलरली ये जो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस किया है, आपने वेरीफाई करना है कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस भी एग्जैक्टली 0 हो जाएगा अगर आउटपुट्स और टारगेट्स मैच करते हों फॉर ऑल एन, हर ट्रेनिंग एग्जांपल पे। लेकिन अगर कहीं भी ये मैच नहीं कर रहे तो फिर ये आपने फिर वेरीफाई करना है कि ये लॉस ग्रेटर देन 0 तो हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता। और चूंकि ये लॉसेस जितने भी हमने डिफाइन किए हैं ये ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं और इनका मिनिमम जो है लॉस वो 0 होगा, इट मेक्स सेंस टू मिनिमाइज दीज लॉसेस। ठीक है, ओके। अब आते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, जिस तरह हमने जी बताइए। हम क्लासिफिकेशन के लिए मीन स्क्वायर एरर यूज कर सकते हैं लॉस? बिल्कुल क्या यूज, और व्हाई इज इट दैट वी ऑलवेज go for binary cross entropy या any form of cross entropy for classification losses जब हम classification कर रहे होते हैं? क्यों नॉर्मली हम यही चूज करते हैं, क्यों मीन स्क्वायर एरर क्यों यूज नहीं करते हम? मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है कि उसकी वजह क्या थी। या तो ट्रेनिंग जल्दी हो जाती थी या क्लासिफायर बेहतर आता है, आई एम नॉट श्योर। अरबिश आप मौजूद हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? अरबिश आप मौजूद हैं? जी सर। सर ये कि जब आप मीन्स को डायरेक्ट से करते हैं तो उसका ग्लोबल मिनिमम वाली जो कंडीशन है वो आप ग्लोबल मिनिमम आप पहुंच जाएंगे या आप श्योर नहीं होते, और जब आप क्रॉस एंट्रोपी करते हैं तो आप श्योर होते हैं क्योंकि ये ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच जा रहा है। यानी दिस हैज समथिंग टू डू विद कन्वेक्सिटी, वन ऑफ देम कॉन्वेक्स सब्सटेंस बन जाता है, वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो असल में अभी हमने वो कन्वेक्सिटी वाला आइडिया पढ़ा नहीं है, इसलिए अरबिश की एक्सप्लेनेशन इज मच बेटर कि अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को अगर आप मीन स्क्वायर एरर से करते हैं, ये जो सम स्क्वायर एरर जो हमने रिग्रेशन के लिए यूज किया था, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर गारंटी नहीं होती आपके पास कि आप ग्लोबल मिनिमम पे पहुंचेंगे। जबकि इस तरह के लॉसेस जो हैं वो दे आर सो कॉल्ड कॉन्वेक्स, तो उसमें आप ग्लोबल मिनिमम पे पहुंच जाते हैं जो क्रॉस एंट्रोपी वाला लॉस होता है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अगेन मैंने क्लासिफाई करना है, बट आई हैव
मोर देन टू क्लासेस, 3, 4, 5, इसको मल्टी क्लास कहते हैं, ठीक है, मोर देन टू क्लासेस। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए हम अपने टारगेट्स को इस तरह से लिखेंगे कि मेरी nth एग्जाम्पल का जो टारगेट वेक्टर है, नोटिस कि ये बोल्ड है, सो इट्स अ वेक्टर। nth एग्जाम्पल का जो टारगेट वेक्टर है उसके अंदर k नंबर्स होंगे और सारे के सारे जीरोज होंगे, लेकिन एक नंबर जो है, सिर्फ एक, वो 1 होगा। और इसका मतलब ये है इस केस में कि फॉर एग्जांपल हमारे पास Tn3 अगर 1 आ गया, इसका मतलब है कि nth एग्जाम्पल बिलोंग्स टू क्लास 3। अगर Tn2 1 आ गया होता तो मैं कहता nth एग्जाम्पल बिलोंग्स टू क्लास 2। तो इसे वन हॉट वेक्टर कहते हैं कि ये वेक्टर जो है इसमें सिर्फ एक जगह गर्म होती है, बाकी सारी जगह ठंडी है, बाकी सारी जगह ऑफ है, एक जगह ऑन है, ठीक है। इसको वन ऑफ के कोडिंग भी कहते हैं कि के नंबर्स हैं, उनमें से सिर्फ एक नंबर ऑन होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये दैट्स क्लियर टू यू गाइस कि जब भी मैंने अपना बताना है कि मेरा पॉइंट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो मैं एक वेक्टर लूंगा, उस वेक्टर में तमाम जीरोज होंगे, उस वेक्टर का साइज होगा जितनी मेरी क्लासेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जगह पे 1 पड़ा होगा। जिस जगह पे 1 पड़ा है वहां से पता लग रहा है कि क्लास कौन सी है। ओके, अगेन ये तो थे टारगेट्स, ये तो टारगेट्स की बात हो रही थी। अब हम अपने आउटपुट्स की बात करते हैं। बाइनरी में भी हमने क्या किया था, अपनी आउटपुट को हमने प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आ जाए, सॉरी, अगर आउटपुट 0 से 1 के बीच में आ जाए तो हम उसे प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अब यहां पे जो मेरे टारगेट्स हैं वो k डिमेंशनल है, इसी तरह मेरे जो आउटपुट्स होंगे वो भी k डिमेंशनल होंगे, यानी मेरा nth एग्जाम्पल पे जो आउटपुट है वो भी एक वेक्टर होगा, मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैं चाहूंगा अब ये कि जो पहला yn1 है, जो पहला आंसर है, वो पहली क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी हो, और जो yn2 है वो दूसरी क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी हो, एंड सो ऑन। यानी मेरे वेक्टर, आउटपुट वेक्टर में जो k नंबर्स लिखे होंगे, हर नंबर की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि वो उस कॉरस्पॉन्डिंग क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर ये 5 प्रोबेबिलिटीज हैं, इनका सम क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज तो 1 होता है। यानी अगर मैं अपने yn k जो वैल्यूज हैं, k पे अगर मैं सम कर दूं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, ये वही लिखा हुआ है। और हर yn जो नंबर आया हुआ है वो खुद एक प्रोबेबिलिटी है, विच मीन्स के वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये कैसे होना है ये हम बाद में देखेंगे। मैं तो अभी एक बिग इफ यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर मैं ये मैनेज कर सकूं कि मेरी आउटपुट्स जो हैं अगर वो इस तरह की निकल आए कि हर एक यूनिट की आउटपुट 0 से 1 के बीच में हो, और वो 5 जो यूनिट्स थे आउटपुट के, उनकी वैल्यूज का सम करूं तो वो 1 आ जाए, इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटीज थी। हम धक्के से उनको ट्रीट करेंगे एज प्रोबेबिलिटीज। तो मैं एम्फसाइज किया वी आर कंसिडरिंग देम टू बी प्रोबेबिलिटीज। देन ये बाद में देखेंगे कि हम थ्रेशोल्ड, जो परसेप्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड फंक्शन था, थ्रेशोल्ड की बजाय कुछ और एक्टिवेशन फंक्शंस ले आएंगे जिनसे हम प्रोड्यूस करेंगे ऐसे नंबर्स जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बनती हैं। ये हम बाद में देख लेंगे। यहां तक कोई सवाल? ओके, अभी हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे ही हैं और अब वो लॉस फंक्शन देखते हैं। अभी तो टारगेट्स और आउटपुट्स को देखा था, अब लॉस फंक्शन पे आते हैं। फिर से वही आइडिया यूज करते हैं कि जो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस में किया था कि हम टारगेट को देखेंगे
और टारगेट को देख के कहेंगे कि सही क्लास वाली प्रोबेबिलिटी का जो लॉस है ना वो उठा लें। और अब मैं यहाँ टर्म यूज कर रहा हूँ नेगेटिव लॉग लॉस। पहले भी हम यही नहीं करते थे, नेगेटिव लॉग और आगे सही क्लास की प्रोबेबिलिटी होती थी, या वो yn होता था या वो 1 माइनस yn होता था, यानी जौन सी भी सही क्लास है, ठीक है, तो वो जौन सी भी सही क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी उठानी, ठीक है। और सही क्लास कौन बता रहा होगा? tnk बता रहा होगा, क्योंकि tnk जो है ये हमेशा 0 होगा, सिर्फ एक दफा 1 होगा जौन सी सही क्लास थी। सो लेट्स लुक एट दिस लॉस। मैं तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे जाऊंगा बारी बारी, और उसके बाद मैं tnk की टारगेट की तमाम वैल्यूज को देखूंगा बारी बारी। ये सारी वैल्यूज 0 आएंगी, एक दफा ये 1 आ गई होगी, एक दफा ये 1 आ गई होगी, ठीक है। तो जब भी ये 1 आई होगी उस बारी उस क्लास में होने की जो प्रोबेबिलिटी है yn के, उसका मैंने लॉग लिया और फिर यहां पे माइनस भी लगा दिया, ठीक है। इट्स नेगेटिव लॉग लॉस, ठीक है। और इस पूरी टर्म को आप, चूंकि यहां भी नेगेटिव लॉग वाला काम हो रहा है प्रोबेबिलिटी पे, तो ये भी क्रॉस एंट्रोपी है, लेकिन ये 2 क्लासेस की नहीं है, अब ये मल्टीपल क्लासेस का क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, ठीक है। इधर भी आप लोग खुद वेरीफाई करें कि अगर आउटपुट्स ऑलवेज मैच द टारगेट्स, यानी जब मैं कहता हूं आउटपुट मैच द टारगेट्स, तो मैच आप बिल्कुल एक्सट्रीम एग्जांपल करें कि yn जो है अगर 1 आ जाता है जब tnk 1 था, जब भी ऐसा हो जाता है इसका मतलब आउटपुट मैच कर गई टारगेट से, तो तब ये लॉस 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल yn के लेट्स से 0.9 आ गया और tnk जो है वो 1 था, तो पहले वाले केस में आप नोट करें कि इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू सारों में, तो पूरा लॉस 0 आ जाएगा। और अगर इस तरह का कोई केस आ जाता है तो ये केस अलोन लॉस को 0 से बढ़ा देगा। बाकी एग्जांपल्स पे भले 0 रहे, ये अलोन इस nth एग्जांपल पे जो लॉस आया है ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। पर अगेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मिनिमम वैल्यू इस लॉस की 0 है, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा कभी। दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस टू मिनिमाइज दिस लॉस। ओके, कन्वेक्सिटी तो आ गई। अब किसी भी फंक्शन को जब आप देखते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो कॉन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्सिटी की डेफिनेशन ये है कि आप अपने फंक्शन में से कोई भी पॉइंट उठा लें। सो लेट मी ड्रॉ लाइन। आप यहां से एक लाइन खींचें यहां तक, यानी फंक्शन के 2 पॉइंट्स को मिला दें। तो ये एक आपको ब्लू कॉर्ड नजर आ रही है, एक आपको ये ग्रीन कॉर्ड नजर आ रही है जो मैंने ड्रॉ की है। ये दोनों कॉर्ड्स आप देखें, ये हमेशा फंक्शन की जो वैल्यू है, जो रेड कर्व है, उसके ऊपर है, कभी नीचे नहीं जाती, ठीक है। आप फंक्शन के कोई भी पॉइंट्स जोड़ लें, फंक्शन के कोई भी 2 पॉइंट्स जोड़ लें, ये जो ग्रीन कॉर्ड बन रही है ना, ये हमेशा फंक्शन के ऊपर आएगी, ठीक है। कोई भी कॉर्ड जोड़ लें, हमेशा फंक्शन के ऊपर आएगा आंसर, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें हर कॉर्ड फंक्शन के ऊपर या फंक्शन से ऊपर लाई करती है, इसे कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे कॉन्वेक्स फंक्शन कहते हैं। लेकिन ये कॉन्वेक्स तब होगा जब हर कॉर्ड ऐसी हो। फॉर एग्जांपल इस वाली केस में नीचे जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें अगर मैं कॉर्ड ड्रॉ करूं यहां से यहां, ये वाली कॉर्ड कुछ केसेस में फंक्शन के नीचे नहीं चली गई, यहां से यहां तक ये फंक्शन के नीचे चली गई है। तो ये जो नीचे फंक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाली फिगर में जो फंक्शन है ये कॉन्वेक्स है, बिकॉज एवरी कॉर्ड इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू द फंक्शन। जो कॉन्वेक्स फंक्शंस होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शंस को आप इनका ग्लोबल मिनिमम पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी इस फंक्शन का जो ग्लोबल मिनिमम है वो प्रोबेबली ये पॉइंट है, अगर मैं उसको एक्स स्टार कह दूं कि ये वो जगह है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आई थी। तो कॉन्वेक्स फंक्शंस को मिनिमाइज करना, यानी उनकी एक्स स्टार ऑप्टिमल इनपुट फाइंड करना, मिनिमाइजर उनका फाइंड करना इज इजी, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही मिनिमाइजर होता है। सो कॉन्वेक्स फंक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, और वो सिर्फ एक होगा कॉन्वेक्स फंक्शंस में, और वो ग्रेडियंट इक्वल टू जीरो सेट करके निकाला जा सकता है। ये तो होगी अच्छी बात। बुरी बात ये है, इस कोर्स में हम काम कर रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। न्यूरल नेटवर्क्स के लॉस फंक्शंस कॉन्वेक्स नहीं होंगे, वो इस तरह के होंगे जिस तरह ये नीचे वाला फंक्शन है, और ये भी बहुत वेल बिहेव्ड है। इससे भी कई दर्जे ज्यादा मिसबिहेव्ड फंक्शंस होंगे न्यूरल नेटवर्क्स के, तो वो कॉन्वेक्स नहीं होंगे, ठीक है। उनमें मल्टीपल लोकल मिनिमा होंगे, ठीक है, उनमें मल्टीपल लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, ठीक है। हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करेंगे या उसका कोई फ्लेवर किसी लोकल मिनिमम पे पहुंचने के लिए। न्यूरल नेटवर्क्स में अगर आप किसी ग्लोबल मिनिमम पे बैठे भी हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ग्लोबल मिनिमम है। देयर इज नो वे टू टेल, क्या पता कोई और लोकल मिनिमम होता हो, ठीक है। तो हम क्या पता कोई और ग्लोबल मिनिमम होता हो उससे भी छोटा, तो इसलिए हम इसकी तलाश में नहीं निकलेंगे। हम किसी भी सूटेबल लोकल मिनिमम, कोई भी सूटेबल लोकल मिनिमम की तलाश में निकलेंगे। ये पूरा कोर्स जो है लोकल मिनिमम की तलाश में जाएगा, बस वो सूटेबल हो कि उस पर लॉस इतना कम आ गया हो कि आप कहें अच्छा यार ठीक है, ये मशीन लर्निंग का मॉडल मैं यूज कर सकता हूं। यहां तक कोई सवाल जी? ओके, आगे चलते हैं। ओके, अभी मैं ऐसा करता हूं, मैं ये चंद स्लाइड्स स्किप कर देता हूं, पर ये आप लोगों ने खुद कवर करनी है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव, इसका कन्वेक्सिटी से ताल्लुक था, पर ये सेकंड डेरिवेटिव के बारे में दिस स्लाइड और हायर डिमेंशंस में सेकंड डेरिवेटिव कैसे आता है, दिस स्लाइड, ये दो स्लाइड्स आपने खुद कवर करनी है, सेकंड डेरिवेटिव और हायर डिमेंशंस, ये आपने कवर करनी है। हमने रेसिटेशन में मैट्रिक्स और वेक्टर कैलकुलस देख ली थी। हमने देख लिया था कि मैट्रिक्स और वेक्टर के डेरिवेटिव्स किस तरह कंप्यूट किए जा सकते हैं, किस तरह उनको अरेंज किस तरह से करना होता है, साइज क्या होगा डेरिवेटिव का। तो ये दो बातें तो हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स क्विकली गो टू एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। जो लॉस फंक्शंस थे हमने कर लिए हैं अब, यानी रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के भी लॉस फंक्शन, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट दोनों कर लिए। फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए लॉस फंक्शंस, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन दोनों के लिए लॉस फंक्शंस कर लिए। 4 लॉस फंक्शंस कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीन लर्निंग ये 4 लॉस फंक्शंस यूज करती है, डीप लर्निंग भी, ठीक है। तो वो हमने अब कर लिया। अब आते हैं एक्टिवेशन फंक्शन पे। व्हेन आई से एक्टिवेशन फंक्शन, इट मीन्स कि आपके पास कोई परसेप्ट्रॉन था, उस परसेप्ट्रॉन पे आप वो इनपुट्स वगैरह देखता था, लेकिन वो फायर जब करता था तो वो एक थ्रेशोल्ड की बेस पे फायर करता था, यानी एक स्टेप फंक्शन था उसका कि इनपुट अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 कर दो, लेस देन 0 है तो 0 रहने दो, ना फायर करो। दिस इज इस फंक्शन को अगर आप गौर से देखें, ये असल में फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आप लेस देन 0 हैं तो मेरा आंसर 0 आएगा, लेकिन जैसे ही आप 0 पे आ जाते हैं
तो मेरा आंसर 0 पे आ जाए या 0 से आगे चले जाएं तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। अब मुझे वो कैलकुलस वाली मैं नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ कि फिल्ड सर्कल का मतलब है कि एट 0 कौन सी वैल्यू आपने लेनी है। एट 0 मैं ये 1 वाली वैल्यू ले रहा हूँ, इसलिए ये फिल्ड सर्कल है, इधर एम्प्टी सर्कल है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो स्टेप फंक्शन था थ्रेशोल्ड वाला, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था, ये इसको आप कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसको आप स्मूथ भी नहीं कहेंगे, नॉन स्मूथ। और अगर नॉन स्मूथ है उसको आप नॉन डिफरेंशिएबल भी कहते हैं, इसका तो डेरिवेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस ये मैं आपको अवेयर करा रहा हूं कि अभी तक जो आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस था, वो नॉन स्मूथ था, वो नॉन डिफरेंशिएबल था। और उसका डेरिवेटिव असल में हर जगह उसका डेरिवेटिव 0 था, यानी डिफरेंशिएबल था, ऑलमोस्ट हर जगह पे डिफरेंशिएबल था, लेकिन एक जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं था। और अगर कोई एक जगह पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस फंक्शन को हम नॉन डिफरेंशिएबल कहते हैं। लेकिन जिन जगहों पे डिफरेंशिएबल था वो वहां भी उसका डेरिवेटिव तो 0 था, यानी इसका रेट ऑफ चेंज देखें यहाँ पे, इन जगहों पे 0 है रेट ऑफ चेंज, इंक्रीज ही नहीं कर रहा फंक्शन, डिक्रीज भी नहीं कर रहा। इधर भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहेगी तो रेट ऑफ चेंज तो 0 है। और जहां पे ये चेंज होता है वहां पे ये बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस तरीके से स्मूथली चेंज नहीं हो रहा, बस एक जंप लग गई, ठीक है। तो इसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर इसी फंक्शन को हम डायरेक्टली मिनिमाइज करना चाहें, इस तरह की चीज को, तो ग्रेडियंट डिसेंट अगर लाना चाहें तो ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगेगा इस तरह की चीजों पे, और क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ग्रेडियंट हर जगह पे एग्जिस्ट कर नहीं रहा, और जहां पे कर रहा है वहां पे 0 है। तो अगर ग्रेडियंट ही 0 आई जा रहा है आपके पास तो आपने जंप्स किस डायरेक्शन में लेनी है, 0 वाली जंप्स ही लगेंगी। तो ग्रेडियंट डिसेंट इस तरह की चीज पे यूज नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक और एक्टिवेशन फंक्शन लेके आएंगे, वो स्मूथ होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा, और वो स्टेप फंक्शन की तरह का होगा। एग्जैक्टली स्टेप फंक्शन नहीं होगा पर स्टेप फंक्शन की तरह का होगा, ठीक है। और जब भी हम परसेप्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड वाला एक्टिवेशन फंक्शन रिप्लेस करेंगे बाय अ स्मूथ स्टेप फंक्शन, स्मूथ एक्टिवेशन फंक्शन, तो अब हम उनको परसेप्ट्रॉन कहने की बजाय अब हम उसको ये न्यूरॉन कहने लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि ये जो एवोल्यूशन हो रही है हमारे यूनिट्स की, कि पहले परसेप्ट्रॉन थे सिर्फ स्टेप फंक्शन की बेस पे एक्टिवेट होते थे, अब मेरे पास उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो जरा एक स्मूथ फंक्शन आ जाएगा और मैं उसको परसेप्ट्रॉन कहने की बजाय अब न्यूरॉन कहना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसलिए न्यूरल नेटवर्क्स जो मॉडर्न डे न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनको आज भी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स ही कहा जाता है क्योंकि वहीं से निकले हैं। लेकिन अब उनमें परसेप्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि परसेप्ट्रॉन अगर होता तो वो स्टेप फंक्शन वाला होता। हमारे पास अब स्टेप फंक्शन नहीं होगा, हमारे पास अब कोई स्मूथ सा स्टेप फंक्शन होगा, ठीक है। तो न्यूरॉन एक स्मूथ सा स्टेप फंक्शन रखता है। यहां तक कोई सवाल जी? ओके, अब देख लेते हैं कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस। सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन ये है लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन, इसका नाम है। इस फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि अगर आप इसकी इनपुट आर्ग्यूमेंट अगर a है तो ये फंक्शन जो कैलकुलेट करता है चीज वो है 1/1 प्लस e⁻⁻a, व्हाटएवर दैट मीन्स। पर इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह की आएगी जिस तरह ये नीचे प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। यानी अगर आपकी इनपुट आर्ग्यूमेंट जो है -∞ से लेकर ∞ तक ले जाएं, रियल नंबर है, तो ये जब ये -∞ की तरफ जाएगा तो जो फंक्शन का आंसर है वो इट विल अप्रोच 0, एसिम्प्टोटिकली अप्रोच 0। ये 0 को टच कभी नहीं करेगा, ये फंक्शन 0 को टच कभी नहीं करेगा। ब्लू लाइन विल नेवर टच द एक्स एक्सिस,
ये तो अब न्यूमेरिकली तो कर लेगी, लेकिन मैथमेटिकली ये कभी टच नहीं करेगी, इट विल अप्रोच 0। और जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे आपकी इनपुट, तो आपका जो लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन है इट विल अप्रोच बट नेवर टच, मैथमेटिकली स्पीकिंग, 1। ठीक है, यानी ये 0 से 1 के दरमियान लाई करता है, जिस तरह स्टेप फंक्शन भी ऐसे ही लाई करता था 0 से 1 के बीच में। लेकिन ये 0 से 1 के बीच में सडन जंप नहीं लेके आता, ये ग्रेजुअली 0 से 1 के बीच में मूव करता है। ठीक है, सो इट्स अ स्मूथ स्टेप फंक्शन। सिग्मोइड इसका नाम इसलिए, सिग्मोइड का मतलब है एस शेप्ड, तो ये एस की तरह का है। एस को भी ज़रा, एस तो ऐसा होता है, लेकिन एस को अगर मैं ज़रा सा खोल दूं और फिर और ऐसे कर दूं, तो इस तरह के फंक्शन को सिग्मोइड एस शेप्ड फंक्शन कहते हैं। और ये भी अपनी इनपुट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को लेता है और 0 से 1 की रेंज में मैप कर देता है। आपने कोई कनेक्शन बनाया कि ये 0 से 1 आ गए एक्टिवेशन फंक्शन, तो अब मैं इसको क्या कंसिडर कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटीज। एब्सोल्युटली, जो पहले मैंने वादा किया था, वादा तो नहीं, मैंने कहा था कि अगर कोई फंक्शन 0 से 1 तक आउटपुट कर सकता है तो उस फंक्शन की आउटपुट को मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू यूज़ कर लूँगा। अब ये दो बातें हैं जो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने प्रूव करना है कि इस फंक्शन में एक सिमिट्री सी है, नेगेटिव सिमिट्री कह लें, कि इस फंक्शन की वैल्यू -a पे जो आती है वो 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू जो a पे आती है। यानी दोनों को कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा फंक्शन की वैल्यू निकाल लें और जो -a पे आनी है वो 1 माइनस करके आ जाएगी। इसकी जो और ख़ास बात है वो ये कि इसका जो डेरिवेटिव है, व्हेन आई से डेरिवेटिव, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसकी इनपुट आर्ग्यूमेंट a, ये जो डेरिवेटिव है ये आपने शो करना है कि, बल्कि मैं खोल के लिखता हूँ, मैंने से सिग्मा आई मीन सिग्मोइड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सिग्मोइड ऑफ a। यानी अगर आपने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है ना, तो अगर आपने फंक्शन इवेल्युएट कर लिया एक दफ़ा तो ठीक है, वो वैल्यू जो आपने फंक्शन की आंसर निकाला था, दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस दैट वैल्यू, कोई और नई कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए। अगर फंक्शन आपने इवेल्युएट कर लिया है, डेरिवेटिव भी बड़े आराम से इवेल्युएट हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू इंटू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू। ये दो बातें आपने प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह मैंने लॉस फंक्शंस को समराइज किया था, या लॉस फंक्शन मैंने देखे थे रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के। रिग्रेशन में भी दो चीज़ें थी, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट, और क्लासिफिकेशन में थी बाइनरी और मल्टी क्लास। ये 4 चीज़ें थी और इनके लिए हमने लॉस फंक्शंस निकाले थे। अब हम एक्टिवेशन फंक्शंस समराइज करने लगे हैं जो रिग्रेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। यूनिवेरिएट रिग्रेशन यानी आपका जो नेटवर्क है, आउटपुट है मॉडल की, वो सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे होगा कि आपका जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, एक हिडन लेयर है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लेट्स से हिडन लेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, यानी जो भी हो रहा है पहले, ठीक है, मैं जो आउटपुट चाहता हूं वो एक नंबर चाहता हूं। तो ठीक है, मैं आखिरी लेयर पे सिर्फ एक आउटपुट यूनिट लगा दूंगा, एक परसेप्ट्रॉन या एक न्यूरॉन। ठीक है, अगर मैं, यानी इट डजंट मैटर टू मी कि पीछे कितना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क था, व्हाट मैटर्स टू मी इज, एंड इट डजंट मैटर टू मी कि उसकी इनपुट्स भी यूनिवेरिएट इनपुट थी, मल्टीवेरिएट इनपुट थी, व्हाटएवर, मुझे सिर्फ आउटपुट से गर्ज है कि मेरी आउटपुट एक नंबर आना चाहिए। तो ठीक है, मैं आउटपुट लेयर पे एक यूनिट लगा दूंगा। उसके बाद अगर आपने रिग्रेशन करनी है, तो रिग्रेशन में तो ये होता है कि क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में तो आप प्रोबेबिलिटीज आउटपुट कराना चाह रहे थे 0 से 1, लेकिन रिग्रेशन जिसमें आप किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को आपने मॉडल करना है,
रिग्रेशन में तो जो आपकी आउटपुट है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरह की होती है कि कुछ भी आउटपुट हो सके, ठीक है, पूरी रेंज। तो अगर मैं यही चाहता हूं तो मैं एक आउटपुट न्यूरॉन यूज करूंगा जिसका एक्टिवेशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है f ऑफ x इक्वल्स x, कि जो भी आया है वही आउटपुट कर दो, ठीक है, y ऑफ a इक्वल्स a। क्योंकि a की वैल्यू क्या थी, और ये जिसको मैं a कह रहा हूं ये था क्या, ये w ट्रांसपोज, अब x तो नहीं मुझे कहना चाहिए क्योंकि ये जो भी इस न्यूरॉन के इनपुट्स आ रही थी, अगर आप उनको x कहना चाहें, लेट्स कॉल देम h, क्योंकि वो हिडन लेयर से कहीं से आ रहे थे। तो w ट्रांसपोज h प्लस b, ये जो इस तरह की एक्सप्रेशन होती है डॉट प्रोडक्ट वाली, वी नो कि ये एक्सप्रेशन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आ सकती है, और यही मैं आउटपुट भी यही चाह रहा हूं, तो ठीक है, इसी इनपुट को आउटपुट भी कह देते हैं। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन या लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, ये क्लियर है कि रिग्रेशन अगर मैंने करनी है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आंसर लेके आना है, तो ठीक है, w ट्रांसपोज x प्लस बी जो आ रहा था इसी को आंसर भी कहते हैं, यानी आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन रखते हैं। और अगर आपके पास मल्टीवेरिएट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे जो भी हो रहा है होने दें। लेट मी कॉपी दिस। तो हम न्यूरल नेटवर्क्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस वक्त। इधर लेकिन अगर आपको आउटपुट पे के 3 यूनिट्स चाहिए लेट्स से, ठीक है, y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y3 आ जाएगा, तो आउटपुट यूनिट्स उतने बढ़ा दें जितने आपको चाहिए आंसर। और अगर ये रिग्रेशन के लिए यूज होने हैं तो इसका भी आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन रख दें, इसका भी आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन रख दें, और तीसरे का भी आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन रख दें, यानी सारों को एक्टिवेशन फंक्शन आइडेंटिटी रख देंगे, ठीक है, यानी y ऑफ ए के इक्वल्स जस्ट ए के, जिसमें ए के जो टर्म है, ये ए के जो टर्म है ये ऐसे आई है, उस न्यूरॉन के वेट्स डब्ल्यू के ट्रांसपोज और फिर पिछली लेयर से जो भी आया था प्लस बी के, उस न्यूरॉन का बायस, ठीक है। ओके, रिग्रेशन के लिए आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस आ गए। देन यू हैव क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा है कि अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, अगर लॉजिस्टिक सिग्मॉइड मैं यूज कर लूं तो लॉजिस्टिक सिग्मॉइड वी नो कि इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी आउटपुट कर रहा है, और हमने कहा था कि इस प्रोबेबिलिटी को हम इंटरप्रेट कर लेंगे एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन जो भी xn, ठीक है, और 1 माइनस करेंगे तो क्लास 0 आ जाएगी। अगेन यू जस्ट नीड 1 आउटपुट न्यूरॉन। लेकिन अगर मल्टी क्लास आपने क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर से वही काम कर लेते हैं जो यहाँ पे किया था, कि पीछे जो मर्जी हो रहा हो, जितने मर्जी हिडन हो, जो मर्जी आ रहा हो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स ये मॉडल हो, जो आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर पे मुझे के न्यूरॉन्स आप दे दें बस, लेट्स से के इक्वल्स 3 इन दिस केस। लेकिन अब जो मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पे आउटपुट चाह रहा हूं, वो मैं चाह रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 गिवन xn आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 गिवन xn आ जाए, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 3 गिवन xn आ जाए। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका सम क्या होना चाहिए? 1। हाँ, सम, लेकिन इनका 1 होना चाहिए। विच यहीं से हमें हिंट मिल गई कि एक न्यूरॉन का जो आंसर है वो बाकी न्यूरॉन्स के आंसर पे डिपेंड कर रहा होगा या उनको अफेक्ट कर रहा होगा, है ना?
मसलन अगर पहले दो न्यूरॉन्स पे आंसर आ गया है 0.2, अगले का 0.6, तीसरे न्यूरॉन का आंसर क्या होना चाहिए? सर 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, यानी 1 टोटल होना चाहिए। तो बताएं क्या आंसर होगा? 0.2 होगा। सर 0.1 0.1 नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी के रूल्स फॉलो करें। अगर सम 1 आना है प्रोबेबिलिटीज का, तीसरे का क्या आंसर आना चाहिए? 0.2 0.2 ये आना पड़ेगा। इससे कोई छुटकारा नहीं है। विच मीन्स कि ये मैं ना भी निकालता तो मुझे पता है अब इसका आंसर तो यही आना है। ये डिपेंडेंट हो गया है, ये डिपेंडेंट हो गया बाकी दोनों के आंसर्स पे। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किसी ने कोई ओके ये डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे के आंसर्स पे। तो लेट्स नाउ लुक एट जो हमारा आखिरी एक्टिवेशन फंक्शन है, उसे सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। वो ये चीज हमें अचीव करके देगा कि न्यूरॉन्स की आउटपुट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होंगी, और वो प्रोबेबिलिटीज निकाल के देगा हर क्लास की, और प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 आता होगा। सो लेट्स लुक एट दैट वन। सॉफ्ट मैक्स लेयर जिसको आप कहते हैं, सॉफ्ट मैक्स लेयर, उसमें ये है कि y1 एक आउटपुट आ रही है, y2 दूसरी आउटपुट आ रही है, y3 तीसरी आउटपुट आ रही है। लेकिन ये कैसे आ रही हैं? जब आप कहते हैं मेरे पास एक, यानी पिछली लेयर से इसको भी तो इनपुट्स आई होंगी, ठीक है, और इसने अपने वेट्स के साथ इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया होगा, डॉट प्रोडक्ट किया होगा, एक नंबर आ गया होगा, उस नंबर को हम A1 कहते हैं। इसी तरह इसने अपने इनपुट्स को डॉट प्रोडक्ट किया होगा, जितने भी इसके इनपुट्स थे, उधर से एक नंबर आ गया होगा, उस नंबर को हम A2 कहते हैं। एंड सिमिलरली इसका एक नंबर आ गया होगा A3। ये जो नंबर्स हैं A1, A2, A3, इनको हम कहते हैं प्री एक्टिवेशंस। क्योंकि इनकी बेस पे फैसला होता है। परसेप्ट्रॉन भी इस नंबर को थ्रेशोल्ड करता था और कहता था मैंने एक्टिवेट होना है कि नहीं होना। इसी तरह सॉफ्टमैक्स में लॉजिस्टिक सिग्मॉइड में भी ये प्री एक्टिवेशन होती थी, इसकी बेस पे सिग्मॉइड अपना आंसर निकालता था, ठीक है। तो इनको प्री एक्टिवेशंस कहेंगे। और ये हैं कि असल में ये वो W ट्रांसपोज X प्लस B वाला काम है। इस केस में हिडन लेयर है W1 प्लस B1, A1 जो है वो ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये वो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है। सॉफ्टमैक्स क्या करता है? पहले वाले प्री एक्टिवेशन को लेता है, दूसरी वाली प्री एक्टिवेशन को भी लेता है, तीसरी वाली प्री एक्टिवेशन को भी लेता है। पहले ट्रेडिशनली जो हम देख रहे थे वो ऐसे आंसर निकलता था। इस A1 से सिर्फ Y1 निकलता था, A2 से सिर्फ Y2 का आंसर निकलता था, एंड सो ऑन। लेकिन अब क्या होने लगा है? ये जो A1 में एक्टिवेशन आई है ना, ये पहले न्यूरॉन को भी जा रही है, ये दूसरे न्यूरॉन को भी जा रही है, और ये तीसरे न्यूरॉन को भी जा रही है, सबको जा रही है, राइट। और इसी तरह A2 भी सबको फीड हो रही है, इसी तरह A3 भी सबको फीड हो रही है। Y1 क्या कर रहा है? Y1 का जो फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन, वो ये है e⁻A1 ओवर सम ऑफ e⁻AI। यानी सारे जितनी भी एक्टिवेशंस थी उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू गुजारें, उनका सम कर दें, ये डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। यानी ये डिनोमिनेटर कॉमन है, ये डिनोमिनेटर कॉमन है तमाम आउटपुट्स में कि e⁻A1 प्लस, इस केस में कर लेते हैं, e⁻A1 प्लस e⁻A2 प्लस e⁻A3, ये सामने का आ गया मेरे पास। अब पहले न्यूरॉन की आउटपुट आ रही है e⁻A1 करके,
दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट आ रही है ई टू द पावर a2 ओवर द सेम सम, ई टू द पावर a1 प्लस ई टू द पावर a2 प्लस ई टू द पावर a3, और तीसरे की आ रही है अगेन ई टू द पावर a3 करके। And all you do here is e to the power a3 कर दिया। ये आपको क्लियर हुआ है कि ये फंक्शन कर क्या रहा है? एंड नोटिस कि यहाँ पे दिस इज ए के का आंसर, यानी वाई के का आंसर है ये जो मैंने आंसर लिखा है ये वाई के का आंसर है, के एस न्यूरॉन का आंसर। उसमें मैंने यहाँ सेमीकोलन डाला है और सेमीकोलन के बाद मैंने तमाम प्री एक्टिवेशंस यहाँ पे रखी हैं, जस्ट टू टेल यू कि किसी भी न्यूरॉन का आंसर जो है वो तमाम प्री एक्टिवेशंस को देख के आ रहा है, सिर्फ एक को नहीं देख रहा। लेकिन यहाँ पे एक ए लिखा हुआ है, यानी ये अभी जो आंसर है ये केथ न्यूरॉन के लिए है, पर देखेगा ये सबको। न्यूमरेटर में ये एक ए आएगा उसका अपना, और डिनोमिनेटर में सारे आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन को जो नाम सॉफ्टमैक्स दिया गया है, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सॉफ्टमैक्स फंक्शन। उसकी वजह यह है कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ, व्हेन आई से स्मूथ आई मीन डिफरेंशिएबल, जिसका डेरिवेटिव कंप्यूट किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ approximation to finding the index of the maximum element in a list of numbers. So for example, आपके पास 3 नंबर्स हैं 1, 10 और 100। अगर इन 3 नंबरों को मैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन में से गुजारूं तो इनके आंसर्स ये होंगे। पहले नंबर का आंसर होगा e to the power 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगा e to the power 1 प्लस e to the power 10 प्लस e to the power 100। नाउ नोटिस के e टू द पावर 100 एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा, बहुत ही बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि जब आप उसके अंदर e टू द पावर 10 प्लस करेंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, और जब उसमें e टू द पावर 1 प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e टू द पावर 100 बहुत ही बड़ा नंबर था। यानी इस सम को e टू द पावर 100 डोमिनेट कर रहा है। जो दूसरे नंबर का आंसर होगा वो होगा e टू द पावर 10 ओवर द सेम सम, e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 10 प्लस e टू द पावर 100, और तीसरे का आंसर होगा e टू द पावर 100 ओवर e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 10 प्लस e टू द पावर 100। अब इसमें तीसरे नंबर में न्यूमरेटर भी बहुत बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर भी बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट वो दोनों नंबर ऑलमोस्ट एक जितने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो e टू द पावर 10 और e टू द पावर 1 की कंट्रीब्यूशन है वो कंपेयर टू e टू द पावर 100 ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। देयरफॉर ये जो आंसर आएगा इस तीसरे नंबर का वो ऑलमोस्ट 1 होगा, और जो आंसर आएगा दूसरे नंबर का वो ऑलमोस्ट 0 होगा, और पहले नंबर का भी ऑलमोस्ट 0 आंसर होगा। यानी ये 3 नंबर जब सॉफ्टमैक्स में से गुजरते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो इसका रिजल्ट आ जाता है ऑलमोस्ट 0, इसका रिजल्ट आ जाता है ऑलमोस्ट 0, और जहाँ सबसे बड़ा नंबर पड़ा होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आंसर आ जाता है। तो देयरफॉर सॉफ्टमैक्स जो फंक्शन है ये एक डिफरेंशिएबल तरीके से मैक्सिमम वाली जगह पे 1 आंसर दे देता है, तो आपको पता लग जाता है ऑटोमेटिकली कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, कहाँ पे था। और डिफरेंशिएबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि it's all e to the power x1, e to the power x2, e to the power x3, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से गुजर रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं आप, ये सब डिफरेंशिएबल है। लेकिन बी केयरफुल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैन अराइज समटाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राई करें इसको 1 2 3 पे तो e to the power 1 divided by ये sum e to the power 1 plus e to the power 2 plus e to the power 3, ये नंबर और जो दूसरा नंबर है e to the power 2 over the same sum and then e to the power 3 over the same sum, इसमें क्लियरली e to the power 3 डोमिनेट नहीं कर रहा होगा,
ठीक है। e⁻³ कोई इतनी बड़ी टर्म भी नहीं हो गई होगी कि वो डोमिनेट कर ले e⁻² को, ठीक है। सो ये इसलिए हुआ था क्योंकि 1, 2 और 3 आपस में करीब थे। इसकी सोल्यूशन इस प्रॉब्लम की ये है कि आप जो ओरिजिनल नंबर्स है 1, 2, 3 उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपके पास 100, 200 और 300 आ गया होगा, और इसमें e⁻³ विल स्टार्ट क्लियरली डोमिनेटिंग e⁻² एंड e⁻100, और आंसर तीसरे इंडेक्स पे अब 1 के करीब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने 1, 2, 3 ही ओरिजिनली रॉ नंबर्स यूज किए होते तो 3 वाली जगह पे 1 के करीब आंसर नहीं होना था, ठीक है। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि अगर आपका एक नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो e⁻1000 आंसर ही नहीं आएगा आपके पास, यानी योर कैलकुलेटर, योर कंप्यूटर, योर फोन, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, ये आपको उनकी जो रेंज है ऑफ नंबर्स, द लार्जेस्ट नंबर दैट इट कैन स्टोर, उससे बड़ा नंबर आ जाएगा e⁻1000। और अगर आपका कैलकुलेटर इसको कंप्यूट कर लेता है तो मैं e⁻10,000 ले आऊँगा, वहाँ पे फेल हो जाएगा। पॉइंट इसके जब e⁻x बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए जो आपकी मशीन हैंडल ना कर सके, स्टोर ही ना कर सके, वो नंबर रिप्रेजेंट ना कर सके उस नंबर को, तो तब ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ठीक है। और इसकी भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि अगर आप मैक्सिमम नंबर पहले ही माइनस कर दें, यानी ये जो 1000 था इसको पहले ही माइनस कर दें तीनों में से, सो यू विल गेट 1 - 1000, दैट विल बी -999। अगला नंबर आ जाएगा -990, और ये नंबर आ जाएगा 0। इस पे अगर आप सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो यूल सी कि इस पे जब सॉफ्ट मैक्स लगेगा तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, बाकियों पे 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सिंस यू वर इंटरेस्टेड इन द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट, तो वो इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट उस जगह पे आ गया है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे तीसरे इंडेक्स पे था 1000, यहाँ भी आंसर तीसरे इंडेक्स पे आया है, सो यूर डन, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं कि जब ये न्यूमेरिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं तो तब भी सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जो बने बनाए सॉफ्टमैक्स फंक्शन आप यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज में, कई दफ़ा ये होता है कि उनके अंदर ये ट्रिक्स हैंडल नहीं हुए होते, ये केसेस हैंडल नहीं हुए होते, तो फिर आप अस्यूम करते हैं कि सॉफ्टमैक्स हर बारी सही जगह पे इंडेक्स दे देगा मैक्सिमम वाली जगह पे, लेकिन वो न्यूमेरिकल इश्यूज हैंडल नहीं हुए होते, और तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आप कोड करके आगे गुजर चुके होते हैं। जब इस तरह के इनपुट्स आएंगे, प्रॉब्लमैटिक इनपुट्स, तो वो तब न्यूमेरिकल इश्यूज दे विल रेयर देयर अगली हेड, और आपने उनको हैंडल नहीं किया होगा। इसको नॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं सॉफ्टमैक्स को, वो जो कि मतलब इट्स क्लियर कि क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में से गुजार रहे हैं हर चीज़ को, और फिर सम से डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सम से किसी को डिवाइड करें तो इस ऑपरेशन को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन हमने पढ़ा ही इसलिए था, जो असल मकसद है इसका हमारे लिए वो ये है कि सॉफ्टमैक्स चूंकि सम से डिवाइड करता है तो हर इंडिविजुअल आंसर जो है वो 0 से 1 के बीच में गारंटीड है, क्योंकि आपने सारे नंबर्स को एक्सपेंशन में से गुजारने के बाद सम से डिवाइड किया था, तो हर नंबर अब 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा क्यों आएगा? 0 से बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल से गुजारा था, यानी e⁻x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x, यानी x कोई भी रियल नंबर आप ले आए, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले आए, e⁻x ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा या 0 होगा, ये कभी भी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और सिंस आपने सम से डिवाइड किया था और सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, तो देयरफॉर इन सब का जो सम, अब अगर आप सम करेंगे तो वो 1 आएगा। तो सॉफ्टमैक्स से जो निकली हुई आउटपुट्स होती हैं, दे आर गारंटीड टू बी प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट्स, टू बी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। तो इसलिए हम जब भी हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए होंगी तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क की उस लेयर को या आखिरी लेयर को सॉफ्टमैक्स में से गुजारेंगे, ताकि आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस की
प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। जितने भी आउटपुट के न्यूरॉन्स हैं उतनी आपकी क्लासेस होंगी, हर न्यूरॉन की आउटपुट उस क्लास की प्रोबेबिलिटी इंटरप्रेट की जाएगी। ठीक है, अब मैं ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। दिस इज़ अ रादर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन या एक्सप्रेशन, जिसमें आपने ये बताना है कि जो पिछली स्लाइड पे एक्सप्रेशन थी वाई के की, ठीक है, जो कि था e टू द पावर a के ओवर सम e टू द पावर a j, इसमें j इक्वल्स 1 से लेके जितने भी क्या थी पीछे एक्सप्रेशन कैपिटल के, तो इस एक्सप्रेशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ कर्ली y के बाय कर्ली a, यहाँ मैंने j लिखा हुआ, अच्छा उधर आया था, ठीक है उधर आया था। सो मैं इस समेशन का जो इंडेक्स है उसको अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं उसको दोबारा आई कर दूँ। ठीक है, आपने ये डेरिवेटिव निकालना है कर्ली वाई के बाय कर्ली ए जे, ठीक है, और आपने शो करना है कि ये डेरिवेटिव जो है इसमें इट्स जस्ट वाई के इंटू दिस फंक्शन कॉल्ड डेल्टा फंक्शन। ये फंक्शन है एक्चुअली, डेल्टा जे के एक फंक्शन है और वो इस तरह से डिफाइन हुआ है। ये फंक्शन 1 होगा जब जे और के बराबर है, ये जे और के जहाँ लिखे हैं, जब जे और के अगर बराबर है तो ये फंक्शन 1 होगा, और अगर वो जे और के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये के और जे इस एक्सप्रेशन से आ रहे हैं जो डेरिवेटिव में लिखी हुई है कर्ली वाई के बाय कर्ली ए जे, तो के और जे यहाँ से आ रहे हैं, डेल्टा फंक्शन में यूज़ होंगे। आपने बस ये शो करना है कि सॉफ्टमैक्स की आउटपुट वाई के वाली आउटपुट और वाई जे वाली आउटपुट आपको चाहिए और डेल्टा जे के फंक्शन चाहिए और डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसमें आप 2 केसेस नोट कर लीजिएगा आंसर निकालने के लिए कि कभी ऐसे हो सकता है कि जे जो है वो के के बराबर है, एक तो ये केस चाहिए आपको, और फिर जे जो है जब के बराबर नहीं है। ये 2 केसेस आपने हैंडल करने डेरिवेटिव निकालते हुए। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है राइट पे वाई के इंटू डेल्टा जे के माइनस वाई जे, इसमें ये दोनों केसेस हैंडल हुए हुए हैं। ठीक है, तो ट्राई एंड सी अगर आप ये इस डेरिवेटिव तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो टेक होम मैसेज है इस सवाल से वो ये है कि जस्ट लाइक अगर हमने लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन पढ़ा था जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता था 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस ए, इसका जो डेरिवेटिव था, when I say derivative it means curly sigma by curly a, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं डेरिवेटिव। ये इसकी एक्सप्रेशन आई थी सिग्मा इंटू 1 माइनस सिग्मा, सिग्मोइड इंटू 1 माइनस सिग्मोइड। यानी डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए मुझे जो फंक्शन अगर इवेल्युएट कर लिया है ना मैंने एक दफ़ा, सिग्मोइड की वैल्यू अगर एक दफ़ा आ गई है तो वो ही वैल्यू यूज की जा सकती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। मुझे कुछ और नए फंक्शन इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। सिग्मोइड इंटू 1 माइनस सिग्मा, यही काम सॉफ्टमैक्स के साथ भी हो रहा है कि सॉफ्टमैक्स अगर आपने निकाल लिया है वाई के की वैल्यू अगर आ गई आपके पास, वाई जे की वैल्यू अगर आ गई आपके पास, तो फिर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको कोई नए और ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे, नए फंक्शन नहीं इवेल्युएट करने पड़ेंगे। जो फॉरवर्ड जो एक दफ़ा आपके पास सॉफ्टमैक्स आ गया उसी की वैल्यू से आप वेरी चीपली सॉफ्टमैक्स का डेरिवेटिव भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन थी मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाले लॉस फंक्शंस की, जिसमें हमने 4 किस्म के लॉस फंक्शन देखे हैं। रिग्रेशन के लिए 2 और क्लासिफिकेशन के लिए 2। रिग्रेशन, बाय रिग्रेशन आई मीन कंटिन्यूस फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करना। रिग्रेशन के लिए हमने यूनिवेरिएट रिग्रेशन भी देखी, उसका लॉस फंक्शन भी देखा, सम स्क्वायर्ड एरर, और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन भी देखी,
उसका भी जो लॉस फंक्शन देखा वो सम स्क्वायर्ड एरर था। फिर हमने क्लासिफिकेशन के लिए 2 लॉस फंक्शन देखे, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए क्रॉस एंट्रोपी लॉस देखा और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी लॉस देखा। और फिर हमने कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस देखे थे कि जो परसेप्ट्रॉन का स्टेप फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल नहीं था, और अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ पे हम ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगा सकते और फिर वहाँ पे मशीन लर्निंग हो ही नहीं सकती। मशीन लर्निंग डिपेंड करती है कि आपके पास स्मूथ डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव्स वाली चीज़ें हों ताकि आप ग्रेडियंट डिसेंट कर सकें। तो हमने परसेप्ट्रॉन का नॉन डिफरेंशिएबल स्टेप फंक्शन अप्रॉक्सीमेट किया एक डिफरेंशिएबल स्मूथ सिग्मोइडल एस शेप्ड फंक्शन से जो कि लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन था। और फिर हमने हमने ये भी देखा कि जो सिग्मोइड फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी आउटपुट करता है और उसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी है, अगर आपने हमेशा 2 क्लासेस में ही क्लासीफाई करना है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल क्लासेस में क्लासीफाई करना है तो उसके लिए हमने सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन देखा है जो इंश्योर करता है कि अगर के न्यूरॉन्स हैं जिनके ऊपर आपने सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगाया हुआ है तो वो के न्यूरॉन्स जो आंसर करेंगे वो सारे आंसर 0 और 1 के बीच में होंगे और उनका सम जो है वो 1 होगा, विच मीन्स कि वो के आंसर्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज होंगे। और उनको हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि पहले न्यूरॉन की आउटपुट पहली क्लास की आउटपुट होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू क्लास 2, kth न्यूरॉन की आउटपुट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग टू द kth क्लास। तो ये हमने ये समरी थी जो इस लेक्चर हमने चीज़ें सीखी। ठीक है जी, शुक्रिया जी।